साहब, हमारी बिल्डिंग में कुछ तो अजीब हो रहा है। मतलब साफ साफ बोलो। साहब, 2 दिन पहले जिस आदमी का खून हुआ था, वो कल रात खून से लथपथ हालत में मेरे फ्लैट के बाहर खड़ा होकर मुझे आवाज लगा रहा था। क्या बकवास कर रही हैं आप? मरा हुआ इंसान आपके कमरे के बाहर आपको पुकार रहा था। वॉचमैन की तरफ देखते हुए इंस्पेक्टर साहब ने कहा, तुमने कुछ देखा? नहीं साहब, शायद मेम साहब को वहम हो गया होगा। साहब, वहम नहीं था, सचमुच मैंने अपने दरवाजे पर भावना सा जो आम कल्पना से परे है, या ये वहम है जैसा मुझे होता है? इंस्पेक्टर साहब ने वॉचमैन की तरफ देखकर कहा, कल तक मुझे इस अपार्टमेंट में रहने वाले हर एक शख्स की जानकारी चाहिए। कोई नया नया रहने आया हो या छोड़कर जा चुका हो या पुलिस की लिस्ट में हो, उनकी जानकारी अलग से बनो। रात होते होते इंस्पेक्टर साहब अपने घर के लिए निकले। रास्ते में ही उनके मोबाइल की रिंग हुई। अपनी बाइक सड़क किनारे खड़ी करते हुए उन्होंने फोन रिसीव किया। सिर्फ 3 दिन में शादी है, कम से कम 1 दिन पहले तो आइए। अरे यार, अब कैसे समझाऊं? काम बहुत ज्यादा है और शादी के दिन आऊंगा, यही बोलने वाले थे ना। आपको मेरे मायके वालों की कद्र ही नहीं है। उनकी पत्नी मोबाइल पर बोल रही थी और तभी उन्हें बाइक के शीशे में कुछ दिखाई दिया। शीशे पर पड़ी बारिश की बूंदें साफ करके देखा तो शीशे में पीछे सड़क पर दूर खड़ी एक महिला की धुंधली परछाई नजर आई। उन्होंने झट से मुड़कर देखा, पर पीछे उस सुनसान सड़क पर कोई नहीं था तो सिर्फ घना अंधेरा। उन्होंने दोबारा बाइक के शीशे में देखा तो अभी भी एक महिला का अक्स नजर आ रहा था। ये क्या हो रहा है? मेरे दिमाग का वहम। उन्होंने बाइक साइड स्टैंड पर लगाई और धीरे धीरे मुड़कर देखा, पर वहां कोई भी नहीं था। पीछे अंधेरे में डूब चुकी सड़क काफी डरावनी लग रही थी। और तभी उस गहरे सन्नाटे से उनके कानों पर एक आवाज पड़ी। आवाज पायल में लगे नाजुक घुंघरुओं की आवाज, पर आवाज पीछे से नहीं बल्कि सामने से आ रही थी। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। अपनी बाइक पर बैठे उन्होंने धीरे धीरे गर्दन घुमाकर सामने की तरफ देखा और सन्न रह गए। सामने कुछ दूर सड़क की दाईं तरफ एक औरत खड़ी सड़क की दूसरी तरफ देख रही थी। उसका चेहरा काले बालों से पूरी तरह ढका हुआ था। इंस्पेक्टर साहब मन ही मन खुद को समझा रहे थे, नहीं, ये असलियत नहीं, ये मेरा वहम है। मुझे दवाइयों के बगैर ठीक होना है। उनके सामने सड़क की एक तरफ खड़ी वो औरत धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए सड़क पार करने लगी। चलते वक्त उस औरत के पैरों की पायल आवाज कर रही थी। मोबाइल कानों पर लगाए इंस्पेक्टर साहब उसी को देख रहे थे। वो औरत अब सड़क के बीचों बीच आकर रुक गई। सब कुछ शांत था, पर इंस्पेक्टर साहब का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उनकी नजरें उसी महिला पर गड़ी हुई थी। उस महिला ने इंस्पेक्टर साहब की तरफ अपनी गर्दन घुमाई। उसका खून से सना आधा चेहरा बालों से ढका था। उसने इंस्पेक्टर साहब से नजर हटाकर दोबारा सामने की ओर देखकर सड़क पार करने लगी। इंस्पेक्टर मोहिते एकदम से होश में आ गए। पत्नी अभी भी डांटे जा रही थी। आप ना नौकरी ही करिए, हमारी तो कोई परवाह ही नहीं। गलती हुई जो पुलिस वाले से शादी की, सुन रहे हो या नहीं? हाँ, सुन रहा हूँ। वे घर आ गए, पर खाने का पार्सल लाना भूल गए। फ्रीज खोलकर देखा, ब्रेड, जैम और कुछ फल रखे थे। 2-3 ब्रेड के स्लाइस खाकर वे बेड पर बैठ गए। उनकी गोलियों का पैकेट अभी भी वहीं था, पर बगैर गोली खाए वे आज भी सो गए। रात धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और दोबारा तेज बारिश के साथ हवाएं चलने लगी। हवाओं की वजह से खिड़की लगातार खड़क रही थी। उस आवाज से उनकी नींद खुल गई। ना चाहते हुए भी उन्हें उठना था। वे उठकर खिड़की के पास गए। देखा तो बाहर तेज बारिश के साथ बिजली भी चमक रही थी। उन्होंने खिड़की के ग्रिल से हाथ बाहर सरकाए।
देखा तो वही औरत खिड़की के बाहर बिल्कुल उनके सामने खड़ी थी और झट से नींद खुल गई। उन्होंने आसपास देखा तो सब कुछ शांत था। बारिश आम रोज की तरह ही थी, पर कोई भी आवाज नहीं थी। नींद अब पूरी तरह से खुल गई थी। वे उठकर बैठ गए। टेबल पर रखी टैबलेट के पैकेट पर नजर गई। उन्होंने कांपते हाथों से एक टैबलेट निकाली और पानी का ग्लास भर कर लिया। आप मतिभ्रम के मरीज हैं, आपको ये दवाइयां लेनी ही होगी, वरना आपका दिमाग आपके काबू से बाहर होगा। आपको क्या लगता है मैं पागल हूं? देखिए, आप गलत मतलब निकाल रहे हैं। उनको डॉक्टर साहब के साथ की गई चर्चा याद आ रही थी। अपने कांपते हाथों से वे उस गोली को अपने मुंह तक ले गए और दोबारा जोर से दूर फेंक दिया और उठकर खिड़की के पास खड़े होकर सिगरेट सुलगाई। तभी उन्हें कुछ याद आ गया। मोबाइल निकालकर नंबर डायल किया। हाँ, जल्द से जल्द पहुंच जाओ। मोबाइल पॉकेट में रखकर सिगरेट खिड़की से बाहर फेंक दी। अपने बुलेट लेकर कहीं जाने लगे। रात के करीब 2 बजे होंगे। धीमी बारिश की बूंदें आसमान से धरती पर टपक रही थी। सड़क पूरी तरह से सुनसान थी। वे उस रेलवे की पटरी के पास से गुजरने लगे। कुछ तो राज दबा है इस जगह। उनकी बाइक उसी अपार्टमेंट के गेट के अंदर आ गई। इंस्पेक्टर साहब को देखते ही वॉचमैन रजिस्टर लेकर उनके पास आ गया। देखिए सर, जैसा आपने कहा था वैसी सारी जानकारी लिख ली है। नाम देखते वक्त उनकी नजर एक नाम पर पड़ गई जिसे पेन से क्रॉस किया था। ये कौन है? वॉचमैन ने नाम देखकर कहा, ये कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कई महीनों से ये खुद लापता है। लापता है? मतलब इसकी गुमशुदगी की पुलिस में शिकायत दर्ज की होगी। उन्होंने मोबाइल से किसी को कॉल किया। हेलो गायटोंडे, परसों जिस अपार्टमेंट में कत्ल के सिलसिले में हम छानबीन कर रहे हैं, उस अपार्टमेंट से कोई मिसिंग कंप्लेंट आई है? 1 मिनट सर। हाँ सर, उसकी पत्नी ने रिपोर्ट लिखाई थी। पत्नी खूबसूरत थी तो सारा शक पत्नी पर ही था, पर कुछ दिन बाद वो भी गायब हो गई। और ठीक है। इंस्पेक्टर साहब ने फोन रखकर वॉचमैन से कहा, उनका फ्लैट कौन सा है? वॉचमैन ने चाबी से लॉक खोला। इंस्पेक्टर साहब ने फ्लैट का दरवाजा खोलकर अंदर जाते हुए वॉचमैन से कहा, तुम जा सकते हो, जरूरत पड़ी तो बुला लूंगा। वे कमरे की बारीकी से जांच करने लगे। काफी दिन से बंद होने के कारण एक अजीब सी गंध कमरे के भीतर फैली हुई थी। दीवार पर दोनों की एक तस्वीर टंगी नजर आई। वाकई वो काफी सुंदर थी। इंस्पेक्टर साहब हर तरफ देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। कमरे के भीतर धुंधली रोशनी फैली हुई थी। तभी तेज हवा के झोंके से खिड़की का दरवाजा टकराया। खिड़की के पास जाते हुए उन्होंने देरी से दरवाजा खोला और बाहर झांकने लगे। ऊपर से शहर का नजारा काफी लुभावना नजर आ रहा था। वे दरवाजा बंद करने ही वाले थे कि तभी बाहर एक गमले में उन्हें कुछ अटका पड़ा नजर आया। उन्होंने गैलरी का दरवाजा खोला और वो चीज हाथ में लेकर पॉकेट में रख दी। और तब तक पुलिस की नीली बड़ी सी वैन गेट के अंदर आती दिखाई दी। इंस्पेक्टर साहब ने मोबाइल निकालकर कांस्टेबल को फोन लगाया। हेलो, वॉचमैन को गाड़ी में बिठाओ। पुलिस की वो वैन रात के उस गहरे सन्नाटे से आगे बढ़ रही थी। इंस्पेक्टर साहब के जोर से तमाचा मारते ही वॉचमैन बोलने लगा, सर मैं गरीब आदमी हूँ। अपनी फैमिली का पेट पालने के लिए मैं इतनी दूर काम कर रहा हूँ। वॉचमैन इंस्पेक्टर साहब के सामने गिड़गिड़ा रहा था। इंस्पेक्टर साहब ने उसकी तरफ देखकर कहा, जो मरा है उसकी भी फैमिली थी, इसलिए सच बताओ। रात के 3 बजने वाले। वैसे भी नींद टूटने से मुझे गुस्सा बहुत आता है। सर, अगर उनके नाम सामने आ गए तो वो मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। शायद मुझे जान से मार देंगे। बस, ये रोना धोना बंद करो। हवलदार, इसे हवालात में बंद करो और इतनी अच्छी खातिरदारी करो कि जिंदगी भर याद रखें। साहब बताता हूँ। और वो रोते हुए बोलने लगा, उस फ्लैट में वो पति पत्नी रहने आए थे, नाजिम अंसारी और उनकी पत्नी रजिया। नाजिम एक कंपनी में काम करता था और रजिया घर संभालती थी। उनकी पत्नी रजिया पर विलास राव ने बुरी नजर डाली। ये वही है ना जिसकी कटी फटी लाश उसी के कमरे में मिली? हाँ साहब, वही। बात पुलिस तक पहुंची। विलास राव की पहुंच ऊपर तक थी, इसलिए वार्निंग देकर छोड़ दिया। फिर एक दिन नाजिम लापता हो गया। रजिया मैन पुलिस थाने के चक्कर काटती रही और फिर एक दिन वो भी गायब हो गई। ड्राइवर, गाड़ी रोको। इंस्पेक्टर साहब की आवाज सुनते ही ड्राइवर ने कस के ब्रेक दबा दिया। गाड़ी दोबारा शुरू हो गई और शहर की तरफ चलने लगी। वॉचमैन उस सुनसान इलाके में गुजरने वाली सड़क पर खड़ा होकर दूर जाती पुलिस की गाड़ी को देखता रहा।
उसे रेल की पटरी के पास ही उतारा था। वो पीछे मुड़कर दोबारा अपनी अपार्टमेंट की तरफ चलने लगा। तभी उसे रेलवे की पटरी पर कुछ पड़ा दिखाई दिया और दूर से आने वाली ट्रेन की हॉर्न की आवाज सुनाई दी। दूर उस पटरी पर पड़ी चीज में हलचल होने लगी। शायद कोई जख्मी इंसान पड़ा होगा। वॉचमैन पटरी की तरफ दौड़ने लगा। नजदीक जाते ही उसे एक जख्मी औरत रेलवे ट्रैक पर पड़ी नजर आई। ट्रेन नजदीक आ रही थी। वॉचमैन उस महिला के पास पहुंचा। वो बुरी तरह से जख्मी थी। खून से लथपथ उस महिला को पटरी से हटा ही रहा था कि उस महिला ने वॉचमैन की तरफ देखा। उस महिला को देखकर वॉचमैन चौंक गया। मैडम, आपको तो मार दिया गया था। और अगले ही पल रेलगाड़ी धड़क धड़क आवाज करती हुई पटरी से गुजरने लगी। इंस्पेक्टर साहब अपनी केबिन में बैठे परेशान से किसी से बातें कर रहे थे। सावंत साहब, केस काफी पेचीदा बन चुका है। बिलास राव का कत्ल हो गया और कल रात उसी अपार्टमेंट के वॉचमैन ने रेलवे ट्रैक पर खुदकुशी कर ली। उस केस के सिलसिले में आपसे मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक अहम सुराग हाथ लगा है। आप आ सकते हैं प्लीज? जी चलेगा, मैं आपको लेने आ जाऊंगा। रात के करीब 11 बजे होंगे। हाईवे से इंस्पेक्टर सावंत को लेकर मोहिते शहर की तरफ चलने लगे। तुम्हारी दिमाग की बीमारी कैसी है? सावंत साहब ने मुस्कुराते हुए मजाकिया अंदाज में पूछा। ठीक है, पर लगता है वो बीमारी नहीं, गिफ्ट है। गाड़ी सुनसान सड़क से गुजरने लगी। मोहिते ने सावंत साहब से पूछा, सर रास्ता अभी लंबा है, तब तक आपको छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर एक किस्सा सुनाता हूँ। शायद आपने सुना होगा, फिर भी सुनिएगा। उस वक्त हमारा मुल्क कई सल्तनतों में बटा था। आदिल शाह, कुतुब शाह, मंगोल, अंग्रेज, पुर्तगाल। तब हमारे राज्य पर हमला कर दिन दहाड़े बहन बेटियों को अगवा कर मंगोल, अंग्रेज और पुर्तगालियों को बेच दिया जाता या उनकी इज्जत लूटकर खत्म कर दिया जाता। पर हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना जंग में दुश्मन पर हमला कर उनसे सोना, चांदी, हथियार लूट लेते। लेकिन एक बार महाराज की सेना ने कल्याण के एक मुस्लिम सूबेदार, उसके बेटे और बहू सबको बंदी बना लिया। कुछ सैनिकों को लगा हमारी बहन बेटियों पर हुए अत्याचार का बदला लिया जाएगा। वो युवती भरे दरबार में खड़ी थी, डरी सहमी, खुद को लाचार समझकर बेबसी से अपना अंजाम सोचकर रोए जा रही थी। किसी अप्सरा की तरह खूबसूरत उस युवती को देखकर छत्रपति शिवाजी महाराज अपने आसन से उठकर खड़े हो गए। पूरे दरबार का ध्यान उन्हीं की तरफ था। उस महिला के समक्ष खड़े होकर उन्होंने जो कहा वो आज भी एक मिसाल है। आशीष आचती आई आमची सुंदर रूपवती, आमही सुंदर झालो अस्तो बदले छत्रपति। मतलब अगर हमारी माँ इतनी सुंदर होती तो हम भी सुंदर होते। महाराज ने गुलाम बनाकर लाई गई महिला को माता सम्मान माना। ये सुनकर पूरा दरबार निशब्द हो गया और उस युवती को पूरे सम्मान के साथ उसके घर विदा किया गया। इंस्पेक्टर मोहिते की बात सुनकर सावंत ने कहा, हाँ पता है, पर यह सब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं भी छत्रपति शिवाजी महाराज को मानता हूँ। नहीं सर, आप उन्हें जानते जरूर है पर मानते नहीं। ये तुम कैसे कर सकते हो? सावंत की बात सुनकर एकदम से इंस्पेक्टर मोहिते ने गाड़ी के ब्रेक दबा दिए और कहा, सर एक महिला से छेड़छाड़ होती है। पुलिस में रिपोर्ट लिखने के बाद मुजरिम पर नहीं बल्कि उस महिला के पति को पकड़कर मारपीट की जाती है। उसमें उस आदमी की मौत हो जाती है, उसकी लाश पानी में बहा दी जाती है और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने आई उसकी पत्नी को भी प्रताड़ित किया जाता है। एक दिन उस महिला को घर में अकेला पाकर जबरदस्ती करने की कोशिश की जाती है। उसमें वो महिला जख्मी हो जाती है। लहू लुहान हालत में उसे रेलवे की पटरी पर फेंककर वहीं खड़े उसकी मौत का तमाशा देखने लगते हैं। रेल उसकी तरफ बढ़ती है और वो हाथ जोड़कर अपनी जिंदगी की भीख मांगती है, पर किसी को रहम नहीं आया। वो खुद पटरी से हटने की कोशिश करती है और वो तेज रेलगाड़ी उसके जिस्म को कई हिस्सों में बांटती हुई निकल जाती है। इंस्पेक्टर मोहिते की बात सुनकर इंस्पेक्टर सावंत गुस्से में बोलते हैं, तो तुझे सब पता चल गया तो सुन। हाँ, मैंने मारा उसके पति को। वो मुझे पसंद आ गई थी पर मान ही नहीं रही थी, इसलिए कर दिया। तुझे ये सब वॉचमैन ने बताया होगा ना? वैसे वो तो मर चुका है। सावंत की बात सुनकर मोहिते ने गाड़ी के हेडलाइट शुरू कर दिए और गाड़ी के सामने वॉचमैन को खड़ा देखकर सावंत के दिल की धड़कन ही रुक गई। गाड़ी के सामने कुछ ही दूरी पर खड़े वॉचमैन को पिछली रात की वो घटना याद आ गई। बुरी तरह से जख्मी खून से लथपथ उस महिला को पटरी से हटा ही रहा था कि उस महिला ने वॉचमैन की तरफ देखा। उसे देखकर वॉचमैन चौंक गया। अरे रजिया मैडम, आपको तो मार दिया गया था।
और अगले ही पल रसिया की आत्मा ने वॉचमैन को पटरी से दूर धकेल दिया और रेलगाड़ी धड़क धड़क आवाज करती हुई पटरी से गुजरने लगी। पुलिस गाड़ी के सामने खड़े वॉचमैन ने हाथ जोड़कर सावंत साहब से कहा, माफ कर दो सावंत साहब, आपने रजिया मैडम के साथ जो किया मैंने सब बता दिया है। गुस्से से लाल होते हुए सावंत साहब ने मोहिते की तरफ देखकर कहा, तू मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। इस 2 कौड़ी के वॉचमैन को भी मैं मरवा दूंगा। और तू तो हेलुसिनेशन से जूझ रहा है ना, तेरी वर्दी उतरवाकर तुझे पागल खाने भेज दूंगा। वो आगे कुछ कहते कि तभी उन्हें रेलवे का हॉर्न सुनाई दिया। मोहिते गाड़ी शुरू करने की कोशिश करने लगे, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी क्योंकि उनकी गाड़ी रेलवे क्रॉसिंग पर ही खड़ी थी। गाड़ी के आगे खड़ा वॉचमैन चीखने लगा, सर ट्रेन आ रही है, जल्दी वहां से हटिए। रेल ने 2 बार हॉर्न बजाया। सावंत साहब, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, आप गाड़ी से नीचे उतरिए। ट्रेन अब कुछ ही दूरी पर थी। ये दरवाजा नहीं खोल रहा। डर से कांपते हुए सावंत साहब बोले। मोहिते ने ड्राइवर साइड का दरवाजा खोला और सावंत साहब की तरफ देखकर कहा, इस तरफ से निकलिए। लेकिन वह दरवाजा भी झटके से अपने आप बंद हो गया। सावंत साहब चीखने लगे, मुझे यहाँ से निकाल। अपनी सीट पर बैठे सावंत साहब बाहर निकलने के लिए छटपटा रहे थे, लेकिन पिछले सीट पर बैठी रजिया की आत्मा ने उन्हें जकड़ रखा था। वे कुछ समझ पाते कि तभी रेलगाड़ी ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मारी। इंस्पेक्टर मोहिते कुछ दूर गिर पड़े। रेलवे कार को घसीट कर ले जा रही थी। पल भर में कार के परखच्चे उड़ गए। दूर पड़े मोहिते कार को जलता देखकर उठकर खड़े हो गए और पॉकेट में हाथ डालकर कुछ निकाला और उन्हें कुछ याद आ गया। उस रात अपार्टमेंट में उस कमरे की जांच करते वक्त नीचे एक गमले में उन्हें कुछ अटका पड़ा नजर आया। उन्होंने गैलरी का दरवाजा खोला और वो चीज हाथ में लेकर पॉकेट में रख दी थी। वो चीज बाहर निकलते हुए देखा तो पुलिस की वर्दी में कंधों पर लगने वाला कपड़ा था जिस पर सितारे थे जो इंस्पेक्टर को ही मिलते हैं। उनकी नजर रेलवे की पटरी पर गई। रजिया की धुंधली परछाई उन्हें नजर आ रही थी और फिर वो दूर आसमान में गायब हो गई। तभी इंस्पेक्टर मोहिते के मोबाइल की रिंग हुई। हाँ, कल शादी में पहुंच जाऊंगा। गोलियां अब उनकी जरूरत नहीं। और रेलवे की पटरी के पास एक्सीडेंट देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा होने लगी।